हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इवन कंपटीशन जोन में। इससे पहले हमने क्लास 1 में देखा कि कंपनी के अधिनियम हमारे देश भारत में किस प्रकार आए थे। आज हम देखने वाले हैं कि क्राउन के अधिनियम हमारे देश में किस प्रकार आते हैं, तो वह देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें याद रखना होता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि क्राउन का जो अधिनियम होता है, क्राउन का अधिनियम, जब भी हम क्राउन का अधिनियम पढ़ें तो दो बातें हमें याद ये रखनी होती हैं कि इससे पहले क्राउन के अधिनियम को पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि क्राउन किसे कहा जाता था। हम ये याद रखेंगे क्राउन सम्राट को कहा जाता था और राजा जो होता था उसे भी क्राउन कहते थे। ब्रिटिश भाषा में किसी राजा को क्राउन कहा जाता था। अब हम ये याद रखेंगे कि इसके द्वारा हमारे देश भारत में अधिनियम आए और वह कौन सा अधिनियम था जो भारत का प्रथम अधिनियम था। इनके क्राउन के द्वारा पहला अधिनियम था जिसका नाम था 1858 का अधिनियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1858 का अधिनियम जो काफी महत्वपूर्ण है। तो हमें इसमें 2 से 3 बातें ये याद रखनी है कि जब भी हम 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात हम ये कह सकते हैं कि यह वह अधिनियम था जिसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था वह वायसराय बन गया था। तो अगर कभी पूछा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा वायसराय बन गया, तो हम कहेंगे 1858 का अधिनियम। लेकिन हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो हम याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इस बात को हम याद रखेंगे। सेकंड हम बात कह सकते हैं कि 1858 का जो अधिनियम था और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। जैसे हम कह सकते हैं इसी अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। द्वैध शासन प्रणाली हम कह सकते हैं समाप्त कर दी जाती है, ये भी हमें याद रखना होगा। तो परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अधिनियम है जिसमें द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की जाती है। 1858 का अधिनियम था। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। तो हमें याद ये रखना है जब हमारे देश में ब्रिटिश आते हैं तो ब्रिटिशों ने, जैसे ये मानिए कि ये ब्रिटिश व्यक्ति है और इसने किसी भारतीय राजा को हरा दिया, इसने किसी भारतीय राजा को हरा दिया, तो ये ब्रिटिश ये कहते थे कि शासन व्यवस्था तुम चलाओ, शासन व्यवस्था यही राजा चलाएगा, लेकिन जो टैक्स वसूली का कार्य होगा वह कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। इसे भी द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता था। इनकी शासन व्यवस्था का काम राजा करेगा और टैक्स वसूली करने वाले अंग्रेज होंगे। लेकिन ये सीधा पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम आया जिसमें द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया गया? 1858 का अधिनियम। दूसरी बात हम याद रखेंगे इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी हम कह सकते हैं समाप्त कर दिया जाता है। अगर कभी पूछता है परीक्षक के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम में समाप्त किए जाते हैं, तो 1858 का अधिनियम था। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसी अधिनियम में भारत सचिव और राज्य सचिव के पद का सृजन भी हुआ था। 2 नए पद भारत में बन जाते हैं। अब ये 2 नए पद कौन से थे? तो एक पद था जिसका नाम था भारत सचिव के पद का सृजन हुआ। दूसरा था राज्य सचिव के पद का सृजन तथा हम कह सकते हैं इन दोनों के लिए 15 सदस्यीय बोर्ड भी लगाया गया था। इनके लिए हम कह सकते हैं 15 सदस्यीय बोर्ड भी लगाया जाता है। तो इस अधिनियम में हमें यही निम्न बातें याद रखनी होती है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। तथा इस अधिनियम के बाद हम याद रखेंगे नेक्स्ट अधिनियम आता है 1861 का अधिनियम आता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं 1861 का अधिनियम। तो 1861 का जब भी हम अधिनियम पढ़ते हैं तो 2 से 3 बातें हमें इसमें याद रखनी है। जैसे पहला पॉइंट कह सकते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है, तो हमें याद रखना होगा कि यह 1861 का अधिनियम था। तो हमें एक बात ये याद रखना चाहिए कि पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती थी। हम ये कह सकते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली यह थी कि
पोर्टफोलियो प्रणाली के पहले एक ही जगह से संपूर्ण कार्यालयों की देखरेख होती थी, संपूर्ण कार्य किए जाते थे। लेकिन जब 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली आई तो इसके तहत हम कह सकते हैं अलग अलग आयोग बनाए गए। जैसे हम कह सकते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और इनके लिए क्या है तो यूपीएससी है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक ही आयोग होता था जो संपूर्ण कार्य करता था। तो जब भी पूछा जाएगा पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है तो जो हम कह सकते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के लिए यूपीएससी आयोग जो बना हुआ है। जैसे सड़कों का कार्य कौन करेगा, हम कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। रेलवे का कार्य, जैसे रेलवे का कार्य कौन करेगा तो रेलवे विभाग करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली ने अलग अलग इनकी जिम्मेदारी अलग अलग आयोगों को दे दी जाती है। तो ये अगर पूछा जाता है पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम में आती है तो 1861 का अधिनियम, इसको हम याद रखेंगे। सेकंड बात हम याद रखेंगे कि पहली बार यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विधान परिषदों का गठन, कि पूछा जाएगा कि विधान परिषद का गठन सर्वप्रथम किन राज्यों में हुआ था। तो हमें याद रखना होगा बंगाल, यूपी, पंजाब। बंगाल, यूपी, पंजाब में हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम विधान परिषद का क्या होता है, गठन होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि पहली बार 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 हम कह सकते हैं बनारस याद रखेंगे, बनारस याद रखेंगे, पटियाला याद रखेंगे और सर दिनकर राव को याद रखेंगे। सर दिनकर राव को भी हम याद रख सकते हैं कि पहली बार हम कह सकते हैं इसी अधिनियम के द्वारा इन लोगों को भी भागीदारी दे दी गई थी। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि 1861 का अधिनियम क्या लेके आता है भारत में, हमें कुछ बातों को याद रखना होगा कि पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम की देन है तो 1861 के अधिनियम की देन है। सेकंड बात सर्वप्रथम विधान परिषद की स्थापना किन राज्यों में की गई थी, हमें याद रखना होगा एक तो बंगाल था, दूसरा यूपी था, तीसरा पंजाब था। चौथा हम याद रखेंगे कि पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसको शामिल किया गया था तो बनारस के राजा को शामिल किया जाता है, पटियाला के राजा को शामिल किया जाता है तथा सर दिनकर राव को भी हम कह सकते हैं शामिल किया गया था। तथा हमें याद रखना होगा 1861 के बाद अधिनियम जो हमारे देश में आता है वह था 1892 का अधिनियम। उसको हम याद रखेंगे कि कौन सा 1892 का अधिनियम होता है और कौन सी बात है उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम 1892 का अधिनियम पढ़ें तो हमें दो बातें यहाँ से याद रखनी है, पहली बात तो हम याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की थी तो वो यही था। तो विधान परिषद की संख्या में वृद्धि किसने की तो हम याद रखेंगे कि यही था। इसी अधिनियम ने हम कह सकते हैं विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की थी। जबकि इसी अधिनियम के द्वारा हम ये भी कह सकते हैं बजट शब्द को भी हम कह सकते हैं बजट पर बहस की बात की गई। तो ये दो बातें हम याद रखेंगे, ये किस अधिनियम की देन है तो याद रखेंगे 1892 का अधिनियम। जबकि इसके बाद के जो अधिनियम है हम तो ये याद रखेंगे कि ये ऐसे अधिनियम हैं जो परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमें याद रखना होगा 1909 का अधिनियम। जब भी हम 1909 का अधिनियम पढ़ते हैं तो 2 से 3 बात हमें बहुत याद रखनी है कि पहली बात 1909 का जो अधिनियम है इसे माल मिंटो सुधार भी कहा जाता है। पहली बात हमें क्या याद रखना होगा कि माल मिंटो सुधार 1909 ऐसे ही कहा जाता है और ये कब का अधिनियम था 1909 का अधिनियम था। सेकंड बात याद रखेंगे इसी अधिनियम के द्वारा मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मिल गया था। मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। दूसरी बात ये किसे मिला था, मुस्लिम वर्ग को मिला था। अब हमें याद ये रखना होगा कि किसका मुख्य योगदान होता है मुस्लिम वर्ग में पृथक निर्वाचन दिलाने का। तो लॉर्ड मिंटो को हम कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा गया है। लॉर्ड मिंटो को हम कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। सेकंड बात हम इसी अधिनियम के द्वारा याद रख सकते हैं कि पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को भागीदारी मिली। वायसराय की कार्यकारी परिषद में हम कह सकते हैं पहली बार किसी को शामिल किया गया था जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को हम कह सकते हैं शामिल किया गया था वायसराय की कार्यकारी परिषद में। दूसरी बात हम कह सकते हैं इस समय हमें याद रखना होगा किसे प्रतिनिधित्व मिला था, इनकी किसे योग माना जाता था, जिसके पास हम कह सकते हैं जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, जो विश्व हम कह सकते हैं साक्षर हो
आदि लोगों को हम कह सकते हैं, जो जमींदार हो आदि लोगों को हम कह सकते हैं इस समय प्रचलन था। तो कभी 1909 का अधिनियम पूछा जाएगा तो हम इन बातों को याद रखेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद जो हमारे देश में अधिनियम आता है जिसे हम याद रखते हैं 1919 का अधिनियम आता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है 1919 का अधिनियम। और यह क्या बातें लेके आता है इसे भी हम याद रखेंगे। 1909 का अधिनियम को हम देखने की कोशिश करेंगे, 1919 का अधिनियम देखेंगे और 1935 का अधिनियम यही देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए कि जब भी हम 1919 का अधिनियम पढ़ते हैं तो पहली बात हमें याद रखना होता है, जैसे 1909 का अधिनियम होता है उसे पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो कभी पूछा जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता था, तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता था, इस बात को हम याद रखेंगे। दूसरी बात, यह अधिनियम कब आता है, 1919 में आता है, लागू कब हुआ था, 1921 में लागू होता है। दूसरी बात, 10 अनुसूचियां, इसमें 10 अनुसूचियां हैं और 321 धाराओं का उल्लेख मिलता है, 321 धाराओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हम याद रखेंगे 1919 के अधिनियम में मिलता है। यह हमें बहुत ही याद रखना होगा कि काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हम याद रखेंगे कि पहली बार राज्यसभा और लोकसभा, कभी पूछा जाएगा कि राज्यसभा और लोकसभा किस अधिनियम की देन है, तो हमें याद रखना होगा राज्यसभा और लोकसभा किस अधिनियम की देन है, तो यह 1919 के अधिनियम की देन है। सेकंड बात याद रखेंगे, इसी अधिनियम के द्वारा हम कह सकते हैं यूपीएससी की स्थापना की जाती है 1919 के अधिनियम के द्वारा, जबकि यह स्थापित कब होता है, 1926 में होता है, इस बात को भी हम याद रख सकते हैं। जबकि अगर पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के द्वारा और क्या होता है, तो हम कह सकते हैं वैधानिक आयोग की स्थापना होती है, वैधानिक आयोग की स्थापना होती है जिसका कार्य था कानूनी जांच करना, तथा इसी अधिनियम के द्वारा हम कह सकते हैं बजट को केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कर दिया गया था, केंद्र और राज्यों के लिए हम कह सकते हैं अलग अलग बजट कर दिया गया था। तथा इस यही अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसने कहा था कि संपत्ति कर जिसके पास संपत्ति होगी, जो कर से मुक्त होगा, जिसके पास शिक्षा होगी, उसी को निर्वाचन का अधिकार मिलेगा। ये भी हमें याद रखना, 1919 का अधिनियम था जिसने कहा संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर यानी कि निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिलता है, तो ये भी हमें याद रखना होगा। ये कौन सा अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था। तथा इसमें हमें और भी बातें याद रखनी है, जैसे वायसराय की कार्यकारी परिषद में से, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्य कौन होंगे, तो 6 में से 3 सदस्य होंगे भारतीय, इस बात को भी हमें याद रखना होता है। और क्या याद रख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भारत का जो उच्चायुक्त था उसका जो हेडक्वार्टर लंदन बनाया गया था, इस बात को भी हमें याद रखना होगा। भारत का जो हेडक्वार्टर था, भारत के उच्चायुक्त का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, उच्चायुक्त का हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं लंदन बनाया जाता है, इस बात को भी हमें याद रखना होगा। तो ये भिन्न बातें थी 1919 के अधिनियम की। तो जैसे अगर कोई पूछेगा कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, राज्यसभा लोकसभा किस अधिनियम की देन है, 1919 के अधिनियम की देन है, और यूपीएससी की स्थापना जो संघ लोक सेवा आयोग है, आईएएस आईपीएस आईआरएस आदि एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में होती है। वैधानिक आयोग स्थापित किया था, बजट को केंद्र एवं राज्यों से अलग कर दिया गया था, संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर लोगों को निर्वाचन का अधिकार मिलता है। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी इसमें 6 सदस्य होते थे, 6 में से 3 भारतीय रहेंगे, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया। और भारत के उच्चायुक्त का जो हेडक्वार्टर था उसे लंदन बनाया जाता है। हम देखने वाले हैं कि 1935 का अधिनियम, इसके बिना कहा जाता है अगर 1935 का अधिनियम है तो हमारा भारतीय संविधान है, ऐसा इनके आलोचकों का मानना है, उसे हम देखने वाले हैं। और सर्वाधिक जो हमारा भारतीय संविधान है, कुछ आलोचकों का मानना है कि यह 1935 की बुक कॉपी 2 कॉपी बताते हैं, उसको हम देखने वाले हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बातों का उल्लेख मिलता है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहली बात हमें याद रखना होगा कि यह अधिनियम क्या लेके आता है, तो संघ राज्य समवर्ती सूची को लेके आया। हमें ये बातें याद रखनी होगी, संघ राज्य समवर्ती सूची, जैसे संघ की बात की जाएगी इसमें 100 विषय का वर्तमान में उल्लेख मिलता है, इसमें कितने हैं 61 विषय है, तथा इसमें 52 विषयों का उल्लेख मिलता है। समवर्ती जो सूची है इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इस बात को भी हम याद रखेंगे। तो कभी पूछा जाएगा कि संघ राज्य समवर्ती सूची किस अधिनियम में आती है, तो 1935 के अधिनियम में आती है, तथा इसमें विषय कितनी है, तो 100 विषय इसमें आते हैं, इसमें 61 विषय है, इसमें हम कह सकते हैं 52 विषयों का उल्लेख मिलता है।
दूसरी बात, संवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और एक किस अधिनियम की देन है? 1935 के अधिनियम की देन। सेकंड बात हम याद रख सकते हैं, इसी अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, 1935 का अधिनियम था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। 1 अप्रैल 1935 को की जाती है और यह किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। दूसरी बात याद रखेंगे कि यही अधिनियम था जिसने कहा था संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम ने की है? इसी अधिनियम के द्वारा। अब ये संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? तो हमें याद रखना होगा कि ऐसा आयोग जो 2 राज्यों की परीक्षाओं को जो कराता है, लेकिन जिम्मेदारी एक आयोग को दी जाएगी, उसे हम कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। इससे पहले क्या होता था? एक राज्य होता था, वही राज्य का आयोग परीक्षा कराता था, उस बात को हम याद रखेंगे। तो कभी पूछा जाएगा संघ राज्य संवर्ती सूची किस अधिनियम की देन है? 1935। आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1935 के अधिनियम के द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के द्वारा आता है? 1935 के। जबकि अगर पूछा जाएगा संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय किस अधिनियम की देन है? तो ये भी 1935 के अधिनियम की देन है। हमें ये याद रखना होगा संघीय न्यायालय क्या है। तो संघीय न्यायालय वह होता है कि एक उच्च न्यायालय जो 2 राज्यों का संचालन कर रहा है। जैसे मानिए अगर हम देखेंगे पंजाब एवं हरियाणा की बात करेंगे, तो पंजाब जो हरियाणा है उस इनके लिए क्या है? एक ही उच्च न्यायालय है। इसी तरह हम याद रख सकते हैं ये कौन सा अधिनियम लेके आता है? तो 1935 का अधिनियम लेके आता है। तथा इस अधिनियम के द्वारा और क्या कार्य किए जाते हैं? तो हम कह सकते हैं इसी अधिनियम के द्वारा क्या कार्य किए गए थे? जैसे हम कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। तथा पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा दलितों पिछड़ों को निर्वाचन का अधिकार मिला था। इस बात को भी हम याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने दलितों पिछड़ों को ये निर्वाचन का अधिकार दिया, उसे हम याद रखेंगे। ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था। दूसरी बात हम याद रखेंगे कि बर्मा किस अधिनियम के द्वारा इनकी भारत से अलग हुआ था, तो इसे भी हम याद रखेंगे कि यही अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसके बाद एक अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद क्या होता है? हमारा देश जो था वह आजाद हो जाता है और यहीं पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। जब भी हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ते हैं तो हमें पहली बात हमें ये याद आनी चाहिए कि ये किराउन का अंतिम अधिनियम था। किराउन का अंतिम अधिनियम था, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इसी अधिनियम में एक ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। इनके बारे में याद रखेंगे कि क्लेमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को हम कह सकते हैं, इनके द्वारा ये घोषणा की जाती है कि हम भारत को 30 जून 1947 को आजाद कर देंगे। 30 जून 1947 को आजाद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि 3 जून 1947 को इन्हीं के द्वारा कहा गया, 3 जून 1947 को ब्रिटिश के पीएम क्लेमेंट एटली के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि ये वो समय था जिस समय हमारे देश से इनकी भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन रेखा जो रेड क्लिफ देखने को मिलती है उसका कार्य चल रहा था। तो इसमें यही कहा गया क्लेमेंट एटली के द्वारा कि जितने भी भारतीय हैं उनके पास ये समय है कि वह भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहें, अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जाएं। लेकिन हुआ क्या कि 30 जून 1947 को कहा गया था कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। लेकिन होता क्या है, इससे पहले ये इन्होंने कहा था 3 जून 1947 को, जबकि हुआ क्या, आजादी मिलनी थी 30 जून को, लेकिन हमारा देश आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को हम कह सकते हैं हमारा देश होता है आजाद। दूसरी बात देखिए कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसी समय हम कह सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को याद रखेंगे, डोमिनियन भारत के ये गवर्नर थे। लॉर्ड माउंटबेटन हम कह सकते हैं डोमिनियन भारत के ये गवर्नर होते, तथा इन्हीं के द्वारा हम कह सकते हैं
प्रथम इनकी जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हम कह सकते हैं इन्होंने शपथ दिलाई। इसके बाद हम कह सकते हैं हमारे संविधान की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है तथा इसी अधिनियम के द्वारा हम कह सकते हैं सम्राट का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अब एक ऐसे देश की शुरुआत होने वाली थी जो लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाएगा, जिसे वर्तमान के भारत के रूप में हम जानते हैं। तथा हम कह सकते हैं सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल आदि पद जो थे इन्हें भी समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का अधिनियम को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो आज हमने समझा कि प्रमुख इनकी एक्टों के बारे में देखा जो क्राउन के अधिनियम थे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जबकि इसके बाद नेक्स्ट डे में हम सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।